कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती है, दूसरों लोगों के लिए वही जान से ज़्यादा अजीज़ होती है। ऐसे ही एक चीज़ का इल्म मुझे उस वक्त हुआ जब मैं खुद सऊदी अरब गई और अरब औरतों को खुद ये करते अपनी आंखों से देखा। मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम समरा है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था और शादी के लिए वह कुछ दिनों के लिए आया हुआ था। ये रिश्ता एक जानने वाली ने करवाया था और मेरा शौहर मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और मेरे शौहर ने मुझे उसका सामान पैक करने को बोल दिया क्योंकि उसकी वापसी का वक्त आ गया था। उसे वापस सऊदी अरब जाना था और ये सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और राशिद वापस जाने की बात कर रहे हैं। मैंने अपने शौहर राशिद से कहा कि मैं उसके बगैर अकेले कैसे रहूँगी। हमने तो एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ ही गुजारना चाहती थी और मेरी बात सुनकर वे कहने लगे कि मजबूरी है, मेरी वहाँ नौकरी है और मैं ज़्यादा अरसा यहाँ नहीं रुक सकता वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो 1 महीने की छुट्टियों पर आया था लेकिन कंपनी ने अचानक ही उसकी छुट्टी कैंसिल करके उसे वापस बुला लिया था। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम था। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने के लिए कहा गया और राशिद बाज़ार चले गए और कोई 10 किलो से भी ज़्यादा फिटकरी खरीद कर ले आए और कहने लगे इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई और मैंने कहा कि आप वहां जाकर इसका क्या करेंगे? यह तो बहुत सारी है, इससे तो आपके सामान का वज़न भी बढ़ जाएगा और ऊपर से पैसे भी भरने पड़ेंगे। हमारे इलाकों की तरह वहाँ पर भी पानी गंदा आता है क्या? मैंने अपनी समझ के हिसाब से ये बात की थी क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा ही पानी के कूलर में फिटकरी घोला करती थी और पानी बिल्कुल साफ़ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर राशिद हंस पड़े और कहने लगे ये तो हमारे इलाकों में पानी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वहाँ तो एकदम पानी साफ़ आता है। सऊदी औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती है जो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वहाँ इसकी बहुत अहमियत है। सऊदी औरतें फिटकरी को ख़रीदने के लिए तड़पती है। हर सऊदी औरतों के घर में ये लाजमी मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ वापस फिटकरी ज़रूर लेकर जाता हूँ। राशिद की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। यहाँ तो हर दुकान पर फिटकरी आम तौर पर मिल जाती है, लेकिन उस वक्त मेरा मसला फिटकरी नहीं बल्कि राशिद की जुदाई का था। मैंने उनके सामान में वो फिटकरी रख दी। मैंने रोते हुए राशिद से कहा जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुझे अपने पास बुला ले। मेरा आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत की थी और इतनी जल्दी जुदाई का वक्त भी आ गया था। शौहर के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे उस तरह रोता हुआ देखकर राशिद कहने लगे तुम ज़्यादा परेशान ना हो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें बुलाने का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं जानती थी ये सब झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय मेरे पास आंसू बहाने का और कोई रास्ता नहीं था। मेरी सास ने तो मेरे आंसू को भी ड्रामाबाजी फरार कर दिया था। उनका कहना था कि वे भी तो सालों से अपनी बेटी की जुदाई बर्दाश्त कर रही है। खैर राशिद मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फ़ोन आता मैं रोज़ ज़ोर कतार रोती। उनकी माँ फ़ोन पर भी उनसे मेरी बेशुमार बुराइयाँ करती। उन सब बातों से तंग आ गए थे वे और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वह मुझे अपने पास सऊदी अरब बुला रहे हैं। वे सारी कार्रवाई कर चुके थे। उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए थे। ये सुनकर मैं खुश हुई। वहीं मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी की। मैंने राशिद से पूछा कि क्या आपके लिए कुछ लेकर आना है। राशिद ने मुझे अपने साथ 15 किलो फिटकरी लाने को कहा। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। क्या अभी कुछ दिनों पहले ही तो आप 10 किलो फिटकरी लेकर गए थे? 15 किलो फिटकरी तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा है और फिर ये 15 किलो फिटकरी रखने की वजह से मुझसे ज़्यादा वज़न के पैसे भरने पड़ेंगे। और मैं सोचने लगी पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का ये सऊदी औरतें करती क्या है। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद मैं सऊदी अरब अपने शौहर के पास पहुंच गई। एयरपोर्ट पर राशिद को देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही, मगर मेरे शौहर ने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्हें मुझसे ज़्यादा फिटकरी की फ़िक्र थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी निकालकर उन्हें दे दी, लेकिन ना जाने वे किसी को दे आए थे।
वापस आने पर उनके पास बहुत सारे पैसे थे। वापस आकर वे मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आए थे। उस बारे में सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला और ना ही याद रहा कि वे फिटकरी किसे और क्यों देकर आए हैं। राशिद की प्यार भरी बातों में मैं सब कुछ भूल गई थी। सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि राशिद ने मुझे अपने पास बुला लिया है। आने वाले 1 महीने में मैंने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन 1 महीने बाद ही मेरे पति कहने लगे कि अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहता, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, तो बेहतर है कि तुम वापस लौट जाओ। राशिद की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कहाँ गई आपकी, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके बगैर वहाँ क्या ज़िंदगी गुजारूंगी? और मैं तो अपने रिश्तेदारों को भी कहकर आई हूँ कि अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूँगी। वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वे कहने लगे, यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। मुझे अपनी अम्मी और बहनों का खर्चा भी उठाना है। अम्मी मुस्तकिल मुझे पैसों का तगाज़ा करती रहती है और तुम्हारे यहाँ होने से मेरे सारे पैसे यहीं खर्च हो रहे हैं। मैंने नाराज़गी से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ कोई नौकरी कर लेती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैं अकेले वहाँ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर राशिद कहने लगे, भला तुम यहाँ क्या काम करोगी? तुम्हें यहाँ कैसे नौकरी मिलेगी? बहुत सोचने के बाद मैंने राशिद से कहा, मुझे लोगों के घर काम ही क्यों ना करना पड़े, मगर मैं कर लूँगी, वापस नहीं जाऊँगी। राशिद को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि मैं नौकरी करूँगी। फिर मैंने पास वाले फ्लैट वालों से कहकर कुछ अरबी औरतों के घर काम तलाश कर लिया। उस 1 महीने में काफ़ी सारी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे वहाँ ज़्यादातर भारत फैमिली ही रहती थी और उस वक्त मेरी जान पहचान मेरे काम आई थी। 2 अरबी औरतों ने मुझे अपने घर खाना पकाने के काम पर रख लिया। मेरी जान पहचान वाली फैमिली ने मुझे बताया कि अरबी लोग इंडियन खाना बहुत पसंद करते हैं, उनके हाथ का जायका उन्हें बहुत पसंद आता है और इंडियन औरतों को खाना पकाने के लिए रखना उनकी आदत होती है। 2 घर में एक साथ काम मिलने पर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मुझे सिर्फ खाना पकाने के लिए ही अच्छा खासा रियाल मिल रहा था, जिससे मैं आसानी से अपने शौहर के साथ रह सकती थी। शादी से पहले मैंने सारे कुकिंग कोर्स भी किए थे, जिससे मुझे अरबी खाने भी आते थे और अब यही बात मेरे काम आने वाली थी। रात को जब मेरे पति राशिद घर लौटे और मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 अरबी औरतों के घर खाने पकाने के लिए रख लिया गया है, तो मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गए और कहने लगे, तुमने सच में ही काम ढूंढ लिया है? मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता। राशिद ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उनकी बात सुनकर मैं ज़ोर कतार रोने लगी। मेरे आंसू ने राशिद का दिल मोम कर दिया था। अब खुद भी मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास उन पर मुझे वापस भेजने के लिए दबाव डाल रही है, इसलिए वे मजबूर होकर मुझे वापस भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर इतना रोने का नाटक किया कि राशिद मुझे काम करने की इजाज़त दे दे, और राशिद ने मुझे काम करने की इजाज़त दे दी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब मैं वहाँ हमेशा रह सकती थी। मैंने खुशी से राशिद को अपने गले लगा लिया और उनकी बाहों में अपना हाथ डालकर और मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन राशिद दफ्तर चलते हुए कहते गए कि अगर तुम्हें काम समझ आए तो ही करना, वरना पहले ही दिन वापस आ जाना। मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया और उनके जाते ही घर के सारे काम निपटा कर फिर मेरी पड़ोसन मुझे उन अरबी औरतों के घर ले गई। घर क्या थे, आलीशान महल थे। मैं देखकर हैरान रह गई कि दोनों ही अरबी औरतें बहुत अच्छी और खुश अखलाक थी। उन्हें उर्दू समझ आती थी, लेकिन बोलनी नहीं आती थी। उन्होंने इशारों से मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना पका कर दूं। पहले ही दिन मैंने बावर्ची खाने में एक अजीब बात देखी। एक दिन बहुत बड़े डिब्बे में ढेर सारी फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे देखकर मुझे याद आ गया कि मेरे पति और मैं भी तो इंडिया से इतनी सारी फिटकरी लेकर आई थी। पता नहीं मेरे पति ने उसके साथ क्या किया। ये अरबी औरतें आखिर इस फिटकरी का करती क्या है? लेकिन ये सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी मुलाजिम थे वे सब अरबी थे। यहाँ इंग्लिश भी किसी से नहीं आती थी।
और राशिद भी पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में कुछ इल्म नहीं है कि अरबी औरतें इसका क्या करती है। मैंने सोचने में ही 2 घंटे में खाना तैयार कर दिया और फिर दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। वहाँ भी मैंने बिल्कुल यही चीज़ देखी। उसके बावर्ची खाने में तो पहले वाली से भी ज़्यादा फिटकरी थी। ये आखिर माजरा क्या है? इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मुझे खाने पकाते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी दूसरी अरबी मालकिन बावर्ची खाने में आई और उसमें फिटकरी का एक टुकड़ा निकाल कर उसे तेल में भिगोकर एक कोने में ढक कर रख दिया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया था, मुझे मालूम नहीं हो सका। इसका अंदाज़ा छुपाने वाला था। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी हैरान हुई। खैर, मेरा पहला दिन था, बहुत अच्छा गुजरा। मैं दोनों घरों में खाना पकाकर 5 घंटे में ही फारिग हो गई थी और राशिद के घर लौटने से पहले ही घर लौट आई थी। खाना पकाने का मुझे हमेशा से ही बहुत शौक़ था, इसलिए ये काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हुआ। शाम को राशिद घर आए तो मुझसे ढेरों सवालात पूछने लगे। मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया। वे काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी किस्म की एक कोई तकलीफ़ नहीं है। वो चाहे तो मेरी सारी तनख्वाह अपने घर भेज सकते हैं। मेरी बात पर राशिद हल्के से मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि सब मैं उनके साथ रहने के लिए ही कर रही हूँ। राशिद रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। ये पहली दफ़ा था जब मैं इतनी सुकून से उनके साथ बाहर निकली थी, वरना अब तक मेरी सोच पर यही तलवार लटकी हुई थी कि राशिद मुझे वापस भिजवा देंगे। तभी मुझे अपने साथ एक बड़े मॉल में लेकर गए। उस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खुश हो गई। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की चीज़ें थी और यहाँ तो हर औरत ही ढेर सारा सोना पहने हुई थी। मैंने कब से किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि सऊदी अरब में शहरा के अलावा और कुछ नहीं होता, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया था और आज पहली बार मैं ये सब देख रही थी। तभी राशिद ने मुझे बहुत सारी खरीदारी करवाई और फिर राशिद का एक ऑफिस का दोस्त मिल गया। उसके साथ उसकी बीवी भी थी। उन लोगों ने बहुत ही खुश मिजाज से हमसे बातें की और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद इंडिया से यहाँ आई हूँ तो उन्होंने हम दोनों को अपने घर अगले दिन रात के खाने पर दावत पर बुलाया। वे लोग अरबी थे लेकिन उनको उर्दू भी काफ़ी अच्छी आती थी। उन लोगों के बहुत ज़िद करने पर राशिद ने दावत के लिए हाँ कर दी। मैं इस दावत के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये पहली दफ़ा यहाँ आकर किसी के घर दावत पर जा रहे थे। अगले दिन मेरे दोनों अरबी औरतों के घर खाना पकाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई। राशिद कहकर गए थे कि वे जल्दी काम से लौट आएंगे और फिर हम दावत के लिए जाएंगे। राशिद के आते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ उनके दोस्त के घर चले गए। उनके दोस्त और उसकी बीवी में बहुत ही खुशी से हमारा स्वागत किया और उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी था जिसे देखकर ही मुझे उस पर प्यार आ गया था। राशिद के दोस्त की बीवी का नाम सलमा था। वह बावर्ची खाने में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराकर कहने लगी कि भाभी आप बैठ जाए, मैं बस खाना तैयार करके ही आती हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसकी मदद करनी शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त मेरी नज़र एक कोने में रखी हुई फिटकरी की थाली पर पड़ गई। एक दफ़ा फिर से मेरे दिल में ये सवाल उठ गया था कि आखिर ये अरबी औरतें इस फिटकरी का करती क्या है। मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज सलमा से पूछती हूँ, मगर सलमा से पूछने में मैं थोड़ी झिझक भी महसूस हो रही थी क्योंकि मेरी अरबी मालकिन ने छुपाने वाले अंदाज में फिटकरी को तेल डालकर रखा था। पता नहीं उसके पीछे कौन सी बात हो सकती थी। उसका ध्यान खाना पकाने की तरफ था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछ लिया कि ये फिटकरी यहाँ क्या कर रही है और क्यों रखी है और इतनी सारी फिटकरी का क्या करोगी। उनका मेरी बात सुनकर चेहरे का रंग बदल गया और जल्दी से फिटकरी की थाली उठाकर कबड़ में रख दी। उसका अंदाज़ा बहुत ही अजीब था। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वे खाना लगाने लगी तो मैं भी खामोश हो गई क्योंकि दोबारा पूछना अदब के खिलाफ था। सलमा ने बहुत ही मज़ेदार खाना पकाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही थी। हम उनको लोगों से इजाज़त लेकर वापस घर लौट आए थे, लेकिन सारे रास्ते मेरे जहन में फिटकरी ही चलती रही। राशिद ने मेरा गुमसुम सा अंदाज़ा देखकर पूछने लगे कि तुम्हें क्या
हुआ है। मैंने राशिद को सारी बातें बता दी कि किस तरह मैंने दोनों अरबी मालकिन औरतों के घर में फिटकरी के बड़े डब्बे देखे थे और आज सलमा के बावर्ची खाने में भी बहुत सारी फिटकरी मौजूद थी। आखिर ये अरबी औरतें करती क्या है? मेरी बात सुनकर राशिद हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतें भी छोटी छोटी बातों पर उलझ जाती हो। चलो मैं ही पता करके बताऊंगा किसके पीछे क्या राज है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत ही अच्छी तरह जम गया था। मुझे अरबी औरतों के घर खाना पकाने की आदत हो गई थी। मेरे अम्मी पापा अक्सर मुझे फ़ोन करते रहते थे। जब से मैं राशिद के पास आई थी मेरी अम्मी को सुकून हो गया था। मैंने अपनी अम्मी से कई दफ़ा फिटकरी के बारे में बहुत से सवाल पूछे थे, लेकिन अम्मी को भी ज़्यादा इल्म नहीं था कि फिटकरी तेल में मिलाकर क्या किया जा सकता है। ये बात मेरे लिए एक हैरत जैसी थी। मैं सऊदी अरब आकर पूरी तरह सेट हो गई थी। अब मुझे इंडिया वापस की फ़िक्र नहीं थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों अरबी मालकिन मेरा बहुत ख्याल करती थी। खाना भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता था। 3-4 खाने पकाने होते थे, वे भी थोड़े थोड़े। कुछ दिन गुजर गए और राशिद दफ्तर से लौटे तो मेरा हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, आज मैं तुम्हारी परेशानी ख़त्म कर देता हूँ और तुम्हें फिटकरी का राज बताता हूँ। लेकिन अरबी औरतें ये नहीं चाहती कि ये राज कभी किसी को पता चले, क्योंकि फिटकरी इस्तेमाल करना उनके ख़ानदान से चलती आ रही है और वे इसे अपने तक महफूज रखना चाहती है। इसलिए सलमा भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। राशिद की बात सुनकर मुझे परेशानी होने लगी कि आखिर उस फिटकरी से ऐसा क्या हो सकता था जो इस कदर छुपाने के लायक है। राशिद कहने लगे कि हर इलाके में अपनी रस्म रिवाज होते हैं और इसी तरह हर इलाके के टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से यहाँ आई हो तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है जो इंडिया में नहीं होती है, और जो चीज़ें इंडिया में होती है वे यहाँ नहीं होती है। इस तरह फिटकरी का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है वह बिल्कुल अलग ही है, जबकि अरबी औरतें उससे बिल्कुल अलग किस्म का फ़ायदा हासिल करती है, जो कि हैरान है। और अगर इंडिया औरतों को इस के बारे में पता चल जाए तो हर घर में ही फिटकरी के टुकड़े नज़र आने लगेंगे। मैंने राशिद को घूर कर देखा और कहा कि आप बता भी दीजिए और कितनी पहेलियाँ बुझाएंगे। मेरी बात सुनकर राशिद मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं तंग रह गई। अपने 22 साल ज़िंदगी में मैंने आज तक फिटकरी का इस्तेमाल नहीं सुना था। हैरानी से राशिद से पूछा कि आप सच कह रहे हैं क्या? राशिद कहने लगे, हाँ बिल्कुल ये बात सच है। मैं अपने एक अरबी दोस्त से पूछ कर आया हूँ और उसने मुझे ये सारी बातें बताई है। मेरा अरबी दोस्त वही है जिसे मैं इंडिया से फिटकरी लाकर महंगे दामों में बेचता हूँ। मेरा पति राशिद ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक ख़ास किस्म का तेल तैयार करती है जो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से तैयार करना सीखा है। नारियल के तेल में कुछ मिलाकर ये तेल तैयार किया जाता है। उस तेल को तकरीबन 2 महीने तक रखकर तैयार किया जाता है और फिर फिटकरी को इस तेल में कई दिन तक रख दिया जाता है और उसके बाद रोज़ रात को उस तेल वाली फिटकरी को पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी औरतें हर रात उसे अपने पेट और नाफ पे लगाती है और उनका मानना है कि इस तरह उनके पास बेटा पैदा होता है। और सुना है कि वाकई जो अरबी औरतें फिटकरी वाले पाउडर इस्तेमाल करती है उनके पास बेटों की पैदाइश होती है। ये बात मेरे लिए अनोखी थी और वाकई राशिद ने ठीक कहा था। अगर इंडिया औरतों को इस बारे में पता चल जाता तो सब औरतें इस टोटके को इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे ये समझ नहीं आया था कि अरबी औरतें इस बात को इतना छुपाकर क्यों रखती थी। मेरी बात सुनकर राशिद कहने लगे कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं और ज़्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वे बेटे को पैदा करने के लिए कोई टोटका इस्तेमाल कर रही है, खास करके अरबी औरतें। राशिद की बात सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा कि अब मेरे पास तो अब फिटकरी नहीं है और ना ही मुझे तेल बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर राशिद हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वे बेटा हो या बेटी, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। राशिद की सोच जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि दूसरे मर्दों की तरह उन्हें औलाद में बेटे की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। मैं अभी तक दोनों घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में मेरी दोनों मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं अपने तौर पर खुद से उनका ख्याल रख रही थी और हैरत की बात ये थी कि मेरे दोनों मालकिन के बेटे ही हुए थे। शायद उनका बनाया हुआ तेल वाकई कामदार था। कुछ ही दिनों में खुदा ने मुझे भी खुशखबरी से नवाज दिया था, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया था।
बेटा या बेटी ये सब खुदा के हाथ में ही है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर तरीके पर तब्दील करने की कोशिश करते हैं और अरबी औरतें भी ऐसे ही एक तब्दील इस्तेमाल कर रही थी। मैं ये बात तो नहीं जानती कि कितनी अरबी औरतों के घर फिटकरी मौजूद थी। क्या आप लोग भी बेटे के लिए इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं या आपने भी इन अरबी औरतों के फिटकरे के टोटके के बारे में सुन रखा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और हमें बताएं कि क्या बेटा ही ज़रूरी है? अगर खुदा हमें बेटी देना चाहता है तो क्या हमें उसमें कोई बुराई है? कि आप लोगों के इलाकों में भी बेटों की पैदाइश के लिए ऐसे टोटके किए जाते हैं? आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।